Hello, namaskar to everyone. This is Dharmendra Naruka, and today we are going to start Indian literature. So, Indian literature में जितने भी मेजर राइटर्स हैं, या यूँ कहते हैं कि इंडियन राइटर्स में जितने भी मेजर राइटर्स हैं, उनको लेकर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं. और सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं, दैट इज तोरू दत्त. तोरू दत्त को लेकर हम चर्चा करेंगे. तो बिना किसी देरी के सेशन शुरू हम करते हैं और तोरू दत्त के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तोरू दत्त का जो बर्थ और डेथ पीरियड है, यानी ही वॉज बॉर्न इन 1856 एंड ही इज डाइड इन 1877. तो ओनली 21 ईयर्स ही लिव्ड, ओनली 21 ईयर्स, यानी एक छोटा सा स्पेन है. बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई थी, मात्र 21 ईयर की एज में. She was an Indian poet who wrote in English and French. दोनों ही लैंग्वेजेस में लिखती हैं, इंग्लिश में भी लिखती हैं और फ्रेंच में भी लिखती हैं. She was a poet, novelist and translator. She is considered as the first English writing women of India. अब जरा देखो, इनको क्या कहा जाता है. She is considered, मानी जाती हैं, the first English writing woman of India. Woman of India, भारत की पहली महिला राइटर इनको कंसिडर किया जाता है. कैलकाटा में इनका जन्म होता है. एट द एज ऑफ 21 इनकी डेथ हो जाती है. सी ट्रांसलेटेड सम सोनेट्स ऑफ द डी क्रामोंट. ये एक फ्रेंच राइटर हैं, उनके सोनेट्स को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. एंड रिगार्डेड हिम एज वन ऑफ द बेस्ट मॉडर्न फ्रेंच पोइट्स. और इनको जितने भी मॉडर्न फ्रेंच पोइट्स हैं उनमें से इन्होंने डी क्रामोंट को एक बेस्ट पोइट माना. सो ओवरऑल यहाँ से 2-3-4 बातें दैट आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है. एक तो ये दोनों लैंग्वेजेस में लिखती हैं, इंग्लिश में भी लिखती हैं और फ्रेंच में भी लिखती हैं. 19th सेंचुरी की पोइट है ना, तो ये भी ध्यान रखना है. कौन सी सेंचुरी की पोइट है? 19th सेंचुरी की. 19th सेंचुरी. इनका ओरिजिनल नाम तरुलता है ना, तरुलता. तरुलता नाम है. तरुलता का क्या हो गया है, फिर तोरू दत्त कर दिया है ना, तरुलता दत्त ऐसे था इनका. तो अभी आपको ये ध्यान रखना है, अभी इनको तोरू के नाम से जाना. क्वेश्चन बन सकता है तरुलता. इसके अलावा इनको क्या भी कहा जाता है? फर्स्ट इंग्लिश राइटिंग वुमन ऑफ इंडिया. कैलकाटा में जन्म होता है और 21 की एज में डेथ हो जाती है. और इन्होंने डे क्रामोंट के वर्क्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है. और डे क्रामोंट को जितने भी फ्रेंच पोइट्स हैं उनमें से एक महान, जो पोइट्स हैं उनमें से एक महान पोइट इनको माना है. आगे बढ़ते हैं. एडमंड गूस wrote about her that she brought with her from Europe a store of knowledge and that would have sufficed to make an English or French girl seemed learned. यानी इन्होंने कहा कि यूरोप से बहुत सारा नॉलेज लेके आई, दैट वुड हैव सफाइज्ड टू मेक एन इंग्लिश और फ्रेंच गर्ल सीम्ड लर्निड. और दोनों लैंग्वेजेस में लिखती थी. तो ये मतलब एक विद्वान पोइट थी, ये विद्वान पोइटेस थी ये. एडमंड गूस लिखते हैं तो ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है. इनकी फैमिली जो है 1852 में क्रिश्चियन बन जाती है. सी इज अमंग द फाउंडिंग फिगर्स ऑफ एंग्लियन लिटरेचर अलोंगसाइड हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, मनमोहन घोष एंड सरोजनी नायडू. उनमें से एक हैं ये. तो यहाँ तक की बात जो है, बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे आपके सामने हैं. एक बार फिर मैं बता देता हूँ. एक तो इनको फर्स्ट इंडियन राइटिंग वुमन माना जाता है. एक इन्होंने डे क्रामोंट को के वर्क्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, उन्हीं को बेस्ट पोइट माना है. इंग्लिश और फ्रेंच दोनों में लिखती हैं. इसके अलावा फाउंडिंग फिगर जो हैं एंग्लिकन लिटरेचर के, एंग्लो इंडियन ना, इंडो इंग्लियन, उसमें से एक है ये. अब हम देखो आगे बढ़ते हैं. इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करते हैं. देखो मेजर जो क्वेश्चन बनते हैं वो वर्क से ही बनते हैं. अब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो होते हैं या इंट्रोडक्शन से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ही मतलब कम संख्या में पूछे जाते हैं. वर्क्स तो मेन ही है, तो वर्क्स के लेकर चर्चा हम करेंगे. तो सबसे पहले इनका वर्क्स है दैट इज सेफ क्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड 1876. ये कलेक्शन है 160 पोएम्स का. देखो कैसे क्वेश्चन डिजाइन होगा. ए सीफ ग्लिंड इन फ्रेंच फील्ड्स
इसमें टोटल कितनी पोएम्स हैं? 160 पोएम्स हैं। ट्रांसलेशन है फ्रेंच टू इंग्लिश, जिसमें डे क्रामोंट, जिनका जिक्र मैंने अभी किया ना, उनके वर्क्स को ट्रांसलेट किया है। 126, तो इसमें क्या 64 तो टोटल ट्रांसलेशन है फ्रेंच टू इंग्लिश का, और एक इन्होंने खुद कंपोज किए। एक बार फिर मेरी बात सुनना, ये जो कलेक्शन है अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, इसमें टोटल 160 पोएम्स है। 164 तो ट्रांसलेशन है फ्रेंच टू इंग्लिश, और एक इन्होंने खुद जो है उसको कंपोज्ड किया है। बात समझ में आ गई? सेकंड जो कलेक्शन है उसका नाम है एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। 1882 में आया, वो 1876 का है। मतलब ये पहला तो ये है सीफ ग्लिंड इन फ्रेंच फील्ड, 160 पोएम्स है। और एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, ये एक और इंपॉर्टेंट कलेक्शन है दैट पब्लिश्ड इन 1882। आफ्टर डेथ इट वाज पब्लिश्ड, इनकी साथ सिस्टर ने इसको पब्लिश करवाया था। इसका इंट्रोडक्शन जो है वो किसने लिखा है? एडमंड गूस ने लिखा है। ये भी हमको ध्यान रखना है। एडमंड गूस ने क्या लिखा है? द इंट्रोडक्शन ऑफ एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, है ना? इट्स इंट्रोडक्शन वाज रिटन बाय एडमंड गूस। अब मेजर पॉइंट जो है ना, मैंने इसमें ली हुई है कि ये पॉइंट जो है ना इस वाले कलेक्शन के अंदर हैं। इट कंटेन्स ऑल दीज पॉइंट्स। तो सीता, प्रहलाद, अ सी ऑफ फॉइलेज, द लोटस, लक्ष्मण, सावित्री, आवर कैसूरीना ट्री, ट्री ऑफ लाइफ, और बॉग, मैरी और फ्रांस, ये सारी जो पोइम है ना, 4, 4, 8, 10 पोइम्स मैंने इसमें यहाँ लिखी है। और भी 1-2 पोइम है इसके अंदर, लेकिन ये मेजर जो है यहाँ मैंने आप लोगों को इंक्लूड कर दिया। तो ये जो सारी पोइम्स हैं वो कौन से कलेक्शन में? एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान 1882 के अंदर। ये सारी ट्रांसलेशन है, ये इन्होंने खुद लिखी थी ना। इसके बाद नेक्स्ट वर्क आता है अमोन पियर, इट इज प्रेज्ड वर्ल्ड वाइड एंड कंसिडर्ड फॉल्टलेस, और इसको भी इनकी जो सिस्टर है ना उन्होंने पब्लिश करवाया था। ये भी पोइम ही है। इसके अलावा ले जर्नल डी मेड मॉइसल डी अरवर्स 1879, दिस इज द फर्स्ट नोवेल इन फ्रेंच बाय एन इंडियन राइटर। ये इनका एक फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया क्या है, एक नोवेल है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ले जर्नल डे मेड मॉइसेल डी अरवेरस, ये तोरू दत्त का एक नोवेल है जिसको इन्होंने फ्रेंच में लिखा था। एंड सी वॉज द फर्स्ट इंडियन राइटर हु रॉट इन इंग्लिश, द फर्स्ट नोवेल इन इंग्लिश, सॉरी इन फ्रेंच बाय एन इंडियन राइटर। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं, अच्छा ये भी इट वॉज पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली। इसके बाद बियंका और द यंग स्पेनिश मेडन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बियंका इट इज़ द फर्स्ट नोवेल इन इंग्लिश बाय एन इंडियन राइटर, और किसी इंडियन राइटर ने पहली बार जो नोवेल लिखा वो कौन सा है? बियंका है, या इसका दूसरा नाम है द यंग स्पेनिश मेडन 1879, ये भी 1879, और इसके अलावा ये 1882। हर वर्क्स आर मोस्टली पब्लिश्ड इन द बंगाल मैगजीन, जिसका नाम क्या है? द कैलकाटा रिव्यू। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, किसमें पब्लिश होते हैं? कैलकाटा रिव्यू के अंदर पब्लिश होते हैं। और तोरू दत्त का जो बियंका है ना वो इनकम्प्लीट नोवेल है, ये भी ध्यान रखना। ये हमने थोड़ा पहले वहाँ डालना चाहिए था लेकिन बाद में आ गया, खैर कोई नहीं। बट आपको ध्यान रखना है कि तोरू दत्त का ये जो वर्क है ये कैसा है? इनकम्प्लीट है। तो ओवरऑल वर्क्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस होना चाहिए, है ना। मैं वापस बता दूं, आसिफ ग्लिंड इन फ्रेंच फील्ड 165 पोइम्स हैं, 164 ट्रांसलेशन है फ्रेंच पोइम्स टू इंग्लिश में, और एक इन्होंने खुद कंपोज किया है। दूसरा जो कलेक्शन है दैट इज एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान 1882 में आया। ये जो है ये भी पोस्ट्यूमसली पब्लिश्ड होता है, और इंट्रोडक्शन जो इसका लिखा गया एडमंड गूस ने लिखा है। किसने लिखा है? एडमंड गूस ने लिखा है। और इसके अंदर सीता, प्रहलाद, अ सी ऑफ फॉइलेज, द लोटस, लक्ष्मण, सावित्री, आवर कैसूरेना ट्री, ट्री ऑफ लाइफ, बॉग, मैरी और फ्रांस जैसे जो इंपॉर्टेंट जो पोइम है ना जिसके अंदर आती है। जैसे आपने ये कैसूरेना ट्री जो पढ़ी होगी, इसको तो हम पढ़ेंगे भी, अभी देख रहा। अमोन पियर, ये भी एक फ्रेंच वर्क ही है, और ये पोएम है, इसको इनकी सिस्टर ने पब्लिश करवाया था। इसे कहा गया है फॉल्टलेस।
एक फ्रेंच वर्क है, फ्रेंच नोवेल है, तोरू दत्त के द्वारा पहला इंडियन पोइट जिसने फ्रेंच नोवेल लिखी, ले जर्नल डी मेड मॉइसल डी अरवर्स, और ये भी आफ्टर डेथ पब्लिश होती है। बियांका एक इनकम्प्लीट नोवेल है और इसको पहला नोवेल माना जाता है किसी इंडियन राइटर का इंग्लिश में लिखा गया, द यंग स्पेनिश मैडन 1879। और इनके जितने भी वर्क्स हैं ना, मोस्टली वो बंगाल मैगजीन या फिर द कैलकाटा रिव्यू में पब्लिश होते हैं, द बंगाल मैगजीन या फिर कैलकाटा रिव्यू, इन दोनों में पब्लिश होते हैं। अब हम थोड़ा सा जो है ना इस वर्क पर फोकस डाल लेते हैं, आवर कैसूरीना ट्री। क्वेश्चन यहाँ से डिजाइन हो सकता है, इंपॉर्टेंट वर्क है ये, तो इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। देखो, आर कैसूरेना ट्री इज अ पोएम पब्लिश्ड इन 1881, है ना, बाय तोरू दत्त। पब्लिश तो आफ्टर डेथ होती है ना, क्योंकि ये जो कलेक्शन आया ना ये आफ्टर डेथ ही आया है ना, क्योंकि उनकी डेथ तो 77 में हो गई थी ना, उनकी डेथ तो कब हो गई थी, 77 में हो गई थी। ये 1882 होना चाहिए था ये ना, हाँ, या 81 या 80, जस्ट अ मिनट, है ना, 82 में, इसी के अंदर आया है ना, तो 82 के अंदर है ना। इन दिस पोइम तोरू दत्त सेलिब्रेट्स द मैजेस्टी ऑफ द कैसूरेना ट्री। तो ये कैसूरेना ट्री के बारे में क्या कर रही हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन है, उसको याद हो रहा है, रिमेम्बरेंस है, दैट शी यूज्ड टू सी बाय हर विंडो एंड रिमेंबर्स हर हैप्पी चाइल्डहुड डेज स्पेंट अंडर इट एंड रिवाइव्स हर मेमोरीज विद हर बिलव्ड सिबलिंग्स। यानी इनके बचपन की जो यादें हैं अपने सिस्टर और ब्रदर के साथ, इस तरीके से ये विंडो के लटके रहती थी, इनके घर के आंगन में वो कैसूरेना ट्री था, तो किस तरीके से उससे चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो पास्ट मेमोरीज की बात है। द पोएम बिगेन्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्री। द पोइट सेज दैट द क्रीपर हैज वाउंड इटसेल्फ अराउंड द रग्ड ट्रंक ऑफ द कैसूरेना ट्री लाइक अ ह्यूज पाइथन। यानी उसके जो बेल चारों तरफ लिपटी हुई थी ना, उसकी तुलना किससे की है, एक बहुत बड़े पाइथन यानी अजगर से की है, उसके समान ऐसे उस पूरे पेड़ के तरफ लिपटी हुई थी, पूरे पेड़ की तरफ लिपटी हुई थी। तो ये कैसूरेना ट्री है। बाकी तो मैंने तोरू दत्त को लेकर जितनी भी चीज़ें बनती है ना, इसके बाहर मुझे नहीं लगता कोई चीज़ है, बाकी सारी चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस कर ली हैं जो एग्जाम में बन सकती हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, आर के नारायण के बारे में। देखिएगा जरा, आर के नारायण की बात हम करेंगे। देखो जरा, चलिए देखो, आर के नारायण बॉर्न इन 1906 और डाइड इन 2001। आर के नारायण का बॉर्न होता है 1906 में और डेथ होती है 2001 में। पूरा नेम क्या है, रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण। अब देखो नाम किस तरीके से डिस्क्राइब है इनका, वो जरा देखिएगा। रासीपुरम जो है ना, वो तो इनके विलेज का नाम है। कृष्णा स्वामी जो है इनके फादर का नाम है, और अय्यर नारायण स्वामी वो एक इंडियन राइटर हैं, बेस्ट नॉन फॉर हिज वर्क सेट इन द फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुडी, उसके लिए जाने जाते हैं। इस तरीके से पूरा नाम इनका है। तो ये दो चीजें हैं ना, रासीपुरम और कृष्णा स्वामी, ये फादर से है और इनके विलेज से। उसके बाद हो गया, पूरा नाम हो गया रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण, है ना, अय्यर नारायण स्वामी वॉज एन इंडियन राइटर। ठीक है, चलो मालगुडी की बात भी हो गई, आगे बढ़ते हैं। आर के नारायण इज वन ऑफ द 3 लीडिंग फिगर्स, जिनको क्या कहा जाता है, इंडियन ट्रियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंडियन ट्रियो कहा जाता है ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश अलोंगसाइड मुल्क राज आनंद और राजा राव। यानी दो तो ये हो गए और एक ये खुद हो गए, तो तीनों को क्या कहा जाता है, इंडियन ट्रियो कहा जाता है। ये 3 बड़े नोवेलिस्ट हैं एंड इज क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग द जॉनर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। द डेब्यू नोवेल ऑफ आर के नारायण इज स्वामी एंड फ्रेंड्स। मतलब इनका जो पहला नोवेल है ना, उसका नाम क्या है, स्वामी एंड फ्रेंड्स। ये कब आया, 1935 में आता है, स्वामी एंड फ्रेंड्स। ग्रेहम ग्रीन वॉज इज मेंटोर एंड फ्रेंड who was instrumental in getting publishers for Narayan's first 4 books, including semi-autobiographical trilogy of
अब जरा देखो, यहाँ दो तीन बातें जो मुझे समझानी पड़ेंगी। एक तो डेब्यू नोवेल जो है वो ये हो गया, और इनकी जो ट्रियोलॉजी है सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रियोलॉजी, जिसमें एक तो स्वामी एंड फ्रेंड्स है, दूसरा द बैचलर्स ऑफ आर्ट्स है, और तीसरा द इंग्लिश टीचर है। तो ये तीन वर्क जो है, तो फिर ये क्या हो गया, ट्रियोलॉजी हो गया। तो इनके लिए पब्लिशर ढूंढने का काम जो है ना वो ग्रेहम ग्रीन ने किया। तो क्वेश्चन बन सकता है हु इज द मेंटर ऑफ आर के नारायण, तो यू हैव टू रिमेंबर द नेम दैट इज ग्रेहम ग्रीन ना, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। he is well known for the financial expert। देखो जरा, इनका एक वर्क है he is well known for the financial expert, जो कब आया 1951 में, जिसके लिए है ना। इसके अलावा इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, किसके लिए, गाइड के लिए, विच वॉज एडोप्टेड फॉर द फिल्म। यानी ये दो बड़े वर्क है, एक तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1951 में आया, और एक द गाइड। तो गाइड के लिए तो इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है ना, साहित्य अकेडमी अवार्ड है ना। एक मैं पूरी क्लास बना दूंगा साहित्य अकेडमी अवार्ड अब तक किस किस को मिला है इंडियन राइटर्स को लेके, तो वो भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। He was awarded with Padam Bhushan and Padam Vibhushan award. He was also nominated for the Rajya Sabha. His fictional semi-urban town in southern town Malgudi was created in September 1930 on Vijayadashmi to start new efforts. अब देखो इनका जो फिक्शनल टाउन है ना उसका नाम क्या है, मालगुडी है, और ये विजयदशमी दशहरे को क्रिएट किया गया इनके द्वारा, ताकि ये कोई नई जो चीजें हैं, नए एफर्ट जो हैं वो शुरू कर पाए। He is compared to William Faulkner, who also created a fictional town that stood for the reality, brought out the humor and energy of ordinary life। ठीक है, इनको विलियम फॉकनर से कंपेयर इसलिए किया जाता है, उन्होंने भी एक शहर है जिसको मतलब उसको क्रिएट किया था। विल्गरन के ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो ऑटोबायोग्राफी क्या है, माई डेज, और ऑटोबायोग्राफिकल एसेज की बात करें तो है इसमें द डेटलेस डायरी। ये छोटी छोटी चीजें सारी ध्यान रखनी है आपको, है ना। ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, माई डेज, और ऑटोबायोग्राफिकल एसेज कौन से हैं, द डेटलेस डायरी। ही गॉट द पद्म विभूषण इन 2001 और राज्यसभा के लिए 1989 में, और ही जे रीजनल नोवेलिस्ट हैं। और मालगुडी को कहाँ, किस नदी पर, तो बैंकॉक सरयू नदी के तट पर ना। ही ट्रांसलेटेड द रामायण इनटू इंग्लिश 1978 और महाभारत 1972। मैं एक बार वापस सबको रिपीट कर दूंगा ना। चलो यहाँ इसके बाद इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स आ जाएंगे, तो अभी एक बार मैं वापस सारी चीजें आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है ना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कहाँ से किया था, यहाँ से। तो फुल नेम रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण, रासीपुरम गांव का नाम है, कृष्णा स्वामी जो है इनके फादर का नाम है। तो पूरा नाम हो गया आर के नारायण, है ना। तो हो गया, क्या हो गया, रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण। हाँ अलग लिखा हुआ है वो, ठीक है। ये तो विलेज का नाम है, ये फादर का नाम है। अय्यर नारायण स्वामी was an Indian best known for works in the fictional Indian town of मालगुडी। खैर आगे बढ़ते, इंडियन ट्रियो में से एक है आर के नारायण, मुल्क राज आनंद और राजा राव। डेब्यू नोवेल जो है आर के नारायण का वो कौन है, स्वामी एंड फ्रेंड्स है। ग्रीन इनके मेंटोर थे। इनकी ट्रियोलॉजी और जो 4 वर्क थे इनके लिए पब्लिशर ढूंढने का काम इन्होंने किया। ट्रियोलॉजी में कौन कौन है, स्वामी एंड फ्रेंड्स है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, द इंग्लिश टीचर है। इसके अलावा इनको फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो 1951 में आया, और गाइड जिसके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, बाद में इसके ऊपर मूवी भी बनी है। ही वॉज अवार्डेड विद पद्म भूषण और पद्म विभूषण। पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों से इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। विभूषण तो 2001 में है और ये 1989 में, 1989 में और 2001 में। राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया इनको, और इन्होंने मालगुडी नाम का एक शहर क्रिएट किया है जो विजयदशमी के दिन किया 1930 में, इसीलिए इनकी विलियम फॉकनर से तुलना की जाती है। उन्होंने भी एक फिक्शनल टाउन जो है क्रिएट किया था। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई डेज, और ऑटोबायोग्राफिकल एसेज का नाम है द डेटलेस डायरी। पद्म भूषण की बात मैंने कर ली, नोवेलिस्ट हैं, और इनको
रीजनल नोवेलिस्ट भी कहा जाता है। मालगुडी को जो क्रिएट किया गया ना, उसको किया गया इमेजिनरी ऑन द बैंक ऑफ सरयू, सरयू नदी के किनारे, मतलब इस तरीके का रेफरेंस जो है उसमें दिया गया है। ही ट्रांसलेटेड द रामायण इनटू इंग्लिश 1978, इंग्लिश में रामायण को ट्रांसलेट किया 1978 में, और महाभारत को किया 1972 के अंदर। यानी पहले महाभारत को ट्रांसलेट किया है, फिर इन्होंने इंग्लिश को ट्रांसलेट किया है। अब आते हैं इनके वर्क्स के ऊपर। तो सबसे पहले है शॉर्ट स्टोरीज की बात हम कर लेते हैं। तो मालगुडी डेज नाम से इनकी शॉर्ट स्टोरीज हैं, 1942 में पब्लिश होती हैं, और इसमें टोटल कितनी है, 9 स्टोरीज हैं। बात करें सेकेंड वर्क की, तो एन एस्ट्रोलॉजर डे, ये 47 में आया है, और इसमें कितनी स्टोरीज है, 30 स्टोरीज हैं। इसके अलावा अंडर द बनियान ट्रीज एंड अदर स्टोरीज 1985 में, और अ हॉर्स एंड 2 गॉड्स, ये इनका इसमें डेट नहीं लिखा हुआ है, चलो खैर कोई नहीं, अभी मैं बता दूंगा लास्ट में। तो ये इनके मेजर क्या हो गए, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हो गए 4। मालगुडी डेज 1942 में, इट कंटेन्स 9 स्टोरीज। एस्ट्रोलॉजर डेज 1947, इट कंटेन्स 30 स्टोरीज। अंडर द बनियान ट्रीज एंड अदर स्टोरीज 1985, और अ हॉर्स एंड 2 गॉड्स। अगर हम बात करें नॉन फिक्शंस वर्क की, तो माई डेटलेस डायरी, रेलेक्टेंट गुरु, माई डेज 1974, ये क्या है, इनकी ऑटोबायोग्राफी भी है। और अ विंटर नाइट मेयर, ये कब आया, 1998 के अंदर। तो ये सारे नॉन फिक्शनल वर्क हैं। अब हम बात करते हैं इनके मेजर जो वर्क्स हैं, और यहां से आप लोगों को सारी बातें एक साथ समझ में आ जाएंगी। एक तरीके का अब जो मैं बता रहा हूं ना, वो पूरा की पूरा जीस्ट है। देखो बात करते हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स के बारे में। 1935 में आता है, फर्स्ट नोवेल है ना। ये पब्लिश्ड विद द एफर्ट ऑफ ग्रैहम ग्रीन, और ग्राहम ग्रीन इसको पब्लिश करवाते हैं। एक ही बात 2 बार हो गई, चलो। इसके बाद बैचलर ऑफ आर्ट्स है ना, 1937, इसका प्रोटोगोनिस्ट कौन है, चंदन है। कौन है, चंदन। इसका प्रोटोगोनिस्ट कौन है, चंदन है, और ये सेंट बन जाता है। और थर्ड जो है द डार्क रूम, इंडियन डॉल्स हाउस, इसका प्रोटोगोनिस्ट है सावित्री, हस्बैंड संताबाई। ट्राइंगल स्टोरी है इसमें ना, तीनों के बीच में, सावित्री, हस्बैंड और संताबाई के बीच में ट्राइंगल स्टोरी है। तो ये तीनों जो है ना, ये ट्रियोलॉजी हो गई, स्वामी एंड फ्रेंड्स 35, 37, और इसका डेट भी शायद 37 ही है ना। हाँ, तो ये तीनों जो हैं, ये ट्रियोलॉजी के अंदर हो गए। इंग्लिश टीचर, अमेरिकन टाइटल है। ग्रेटफुल टू लाइफ एंड डेथ, प्रोटोगोनिस्ट कौन है, कृष्ण है। मिस्टर संपत, द प्रिंटर ऑफ मालगुडी, ये 1948 में आता है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इसका प्रोटोगोनिस्ट कौन है, मार्गिया। वेटिंग फॉर द महात्मा, 1955 में, ये एक पार्टीशन नोवेल है। पार्टीशन नोवेल यानी आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, मतलब पाकिस्तान जब अलग हो गया था, तो उसके बाद का जो जितने भी हो पार्टीशन नोवेल है। वेटिंग फॉर द महात्मा। इसके बाद आता है गाइड, 1958 में। साउथ इसको मिला साहित्य अकेडमी अवार्ड 1960 में। प्रोटोगोनिस्ट कौन है, राजू है, रेलवे राजू स्टोरी। मार्को विद रोजी, नलिनी कौन है इसमें, डांसर है। मार्को शायद नलिनी का जो है हस्बैंड है। मैन ईटर ऑफ मालगुडी, ये मिथ ऑफ भस्मासुर के ऊपर बेस्ड है। और वेंडर ऑफ स्वीट्स, इसके प्रोटोगोनिस्ट कौन है, जगन। सन माली, और ग्रेस इसकी वाइफ है, जो हाफ कोरियन है और हाफ अमेरिकन है, इसे शादी करके लाता है। ये आप ग्रेड फर्स्ट में आपका पूरा की पूरा वर्क है, ये पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा द पेंटर ऑफ साइंस 1977 में। और टाइगर फॉर मालगुडी, इसका प्रोटोगोनिस्ट कौन है, राजा। ये कब आया, 1983 में। तो इतने सारे वर्क इन्होंने लिखे हैं, वास्ट पॉइंट हैं। फिक्शनल वर्क अलग हैं, स्टोरीज अलग हैं। मेजर के 12 वर्क्स जो हो गए, ये मैंने बताया आपको। ये सारे एक चीजें आपको ध्यान रखनी है ना। अब हम देखो दो वर्क में इसके जो थोड़ा सा है, स्वामी एंड फ्रेंड्स के बारे में बता देता हूँ। स्वामी एंड फ्रेंड्स और गाइड के बारे में ना, दोनों वर्क्स के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं ना। देखो शुरुआत करते हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स से। 1935 में आता है, फर्स्ट नोवेल है ट्रियोलॉजी का, जो R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई है, जिसमें 2 वर्क हैं। एक तो है द डार्क हाउस, और एक है आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स। द नोवेल इज सेट इन ब्रिटिश इंडिया
और वहाँ एक फिक्शनल टाउन है जो फिक्स है, मालगुडी। ये तो आपको याद ही हो जाएगा। ग्रेम ग्रीन ने इनकी हेल्प की थी बुक को पब्लिश करवाने में। मालगुडी स्कूल डेज इज अ स्लाइटली एब्रिज्ड वर्जन ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स। मालगुडी स्कूल डेज जो है ना, वो स्वामी एंड फ्रेंड्स को ही कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा गया है। एंड इट इंक्लूड्स 2 एडिशनल स्टोरीज फीचरिंग स्वामी फ्रॉम मालगुडी डेज एंड अंडर द बनियान ट्री। वो भी इसी से संबंधित है। स्वामी फ्रॉम मालगुडी डेज और अंडर द बनियान ट्री वो एक्चुअल में इसी वक्त की कहानियां हैं, बाद में उनको कॉन्ट्रैक्ट करके लिख दिया गया। प्लॉट की बात करते हैं। ऑटम का सीजन है 1930 का। नोवेल की शुरुआत होती है। इट वॉज एज इफ अ विंडो हैड ओपन्ड एंड श्री नारायण सॉ अ लिटिल टाउन एंड इट्स रेलवे स्टेशन। नोवेल की शुरुआत होती है, जैसे ही विंडो ओपन होती है इसके माध्यम से आर के नारायण एक छोटा टाउन और एक रेलवे स्टेशन को देखते हैं, मेम्पी के फॉरेस्ट को देखते हैं, द नेलेपास ग्रूव, द अल्बर्ट मिशन स्कूल, मार्केट रोड एंड द रिवर सरयू, इट्स इनहेबिटेंट अपीयर्ड एंड मालगुडी वॉज बॉर्न। इस तरीके से मालगुडी का जन्म होता है। तो सबसे पहले मालगुडी का जिक्र जो है ना, वो इसी वर्क के अंदर किया गया था, है ना। वो इमेजिन कर रहे हैं कि खिड़की खुली, ये सारी चीज़ें दिखी और टाउन जो है वो क्रिएट हो गया। स्वामी फील्स ऑप्रेस्ड बाय द अथॉरिटी एट स्कूल्स। स्वामी जो है ना वो थोड़ा सा नाराज है स्कूल अथॉरिटीज को लेके। ही हैज ए ग्रेट इनफैचुएशन विद रजम, द पुलिस ऑफिसर सन विद हिज बैंगलो एंड टॉय रेल इंजन, द सिंबल ऑफ द वर्ल्ड ऑफ कॉलोनियल प्रोग्रेस एंड मॉडर्निटी दैट स्वामी टू इज आस्क्ड टू एंटर। यानी एक पुलिस ऑफिसर का बेटा है जिसका नाम है राजम। ध्यान रखना, राजम। राजम क्या है कि उसके पास अच्छे अच्छे खिलौने हैं, रेल इंजन की बात की गई है, तो वो भी थोड़ा सा इन्फेचुएट है उसको लेकर कि ये चीज़ें मेरे पास भी होनी चाहिए। इसी बात को लेकर, बड़ा उसका घर है, इसी बात को लेकर थोड़ा सा परेशान है। स्वामी's ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ फियर इन मालगुडी इज द लो कास्ट स्लम ड्वेलिंग बॉल बॉय एट हिज फादर्स टेनिस क्लब। अभी क्या है कि वो जो है ना एक स्लम क्लास से बिलोंग करता है, तो वो मतलब उसका मेन ग्रेटेस्ट कंसर्न है ये। द 4 प्रिंसिपल फ्रेंड्स सोमू, शंकर, मनी और पी। इनिशियली स्वामी नाथन एंड मनी डेस्पाइज रजम, है ना। स्वामीनाथन और मनी जो है दोनों रजम को हेट करते हैं, लेकिन 3 बॉयज बिकम फ्रेंड्स आफ्टर कन्फ्रंटिंग हिम। रजम बिकम द डिफैक्टो लीडर ऑफ द ऑल 6 बॉय। तो देखो जो 6 थे ना, देखो 4 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, एक तो स्वामी हो गया और एक कौन हो गया, रजम हो गया। तो 6 के अंदर सबसे हेड बॉय कौन है, रजम है। When Swaminathan joins a mob protesting the recent arrest of a prominent Indian politician in Malgudi, his life changes forever. स्वामीनाथन एक मोब को ज्वाइन कर लेता है जो प्रोटेस्ट कर रही थी सरकार के अगेंस्ट, है ना। किसी पॉलिटिशियन को पकड़ लिया था तो उसकी जीवन पूरा ही चेंज हो जाता है। कैसे हो जाता है वो जरा नजर डालो। Inflamed and intoxicated by the mob's rationalist fervor, Swaminathan shatters the windows of his headmaster's office with a thrown rock. वो क्या करता है, स्कूल का जो हेडमास्टर है ना उसके घर पे पत्थर मारकर, हाँ पत्थर नहीं, घर पे नहीं, स्कूल के ऑफिस में पत्थर मारकर उसका जो विंडो पेन है ना उसको तोड़ देता है। द क्राउड इज डिस्पर्स्ड बाय रजम्स फादर, देयर आर ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेज, और इसके बहुत बुरे परिणाम हुए। रजम के फादर ने उसको भगा दी क्राउड को। रजम का फादर कौन है, पुलिस ऑफिसर है। सेवरल पीपल आर इंजर्ड इन द वायलेंस एंड स्वामीनाथन्स participation in the violence not only forces him to switch schools but upsets Rajam, creating a rift in the friendship. अब जब पता लगा रजम को तो रजम ने उससे दोस्ती तोड़ ली, स्कूल से भी उसको निकाल दिया गया। Ultimately Swaminathan atones for the regretful actions, earning Rajam's forgiveness. अब उसे क्या करना है, रिग्रेट करना है, तो उसे रजम से माफी मांगनी पड़ेगी। Seeking a less destructive means to channel his passion, Swaminathan decide to join Rajam in founding a new cricket team, और जिसका नाम है MCC। तो क्रिकेट टीम कौन सी है, मालगुडी क्रिकेट क्लब। तो इसके साथ मिलकर इसने क्या किया, अभी क्रिकेट वो शांत करके मामला और फिर क्रिकेट टीम बना ली। A match is scheduled between the MCC and another loyal youth team called YMU.
है ना, दोनों के बीच में मैच होता है। एमसीसी विंस द मैच एंड स्वामीनाथन कोलैप्सेज विद एग्जॉशन। अब जरा देखो, एमसीसी जो है ना मैच जीत जाता है और ये बड़ा थक जाता है, कौन? स्वामीनाथन। ये जो इसकी बेसिक कहानी है ना। वैसे तो बड़ा नोवेल है, अब इतना ही पढ़ेंगे इसमें, तो मेजर मेजर कैरेक्टर ध्यान रखना दोस्त कौन है। इसके अलावा गाइड, जिसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, गाइड 1958 में आता है। ये फिक्शनल टाउन मालगुडी का ही जिक्र है इसमें, साउथ इंडिया। नोवेल डिस्क्राइब्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट राजू फ्रॉम अ टूर गाइड टू अ स्पिरिचुअल गाइड एंड देन ऑफ द ग्रेटेस्ट होली मैन ऑफ इंडिया। पहले वो चाय बेचता है, नहीं हाँ चाय बेचता है, फिर वो टूर गाइड बन जाता है, फिर स्पिरिचुअल गाइड बन जाता है, फुल होली मैन बन जाता है। नारायण वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर दिस नोवेल, इसी के लिए नोवेल इनको मिला था। रेलवे राजू निकनेम्ड इज अ डिसआर्मिंगली करप्ट गाइड हु फॉल्स इन लव विद अ ब्यूटीफुल डांसर, जिसका नाम क्या है? रोजी है। द नेग्लेक्टेड वाइफ ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट मार्को की वाइफ है ये ना, ये डांसर है। रोजी इज इनकरेज्ड बाय राजू टू फॉलो हर ड्रीम्स बाय स्टार्टिंग हर करियर एज अ डांसर व्हाइल मार्को डज नॉट अप्रूव हर पैशन फॉर डांसिंग। अभी मार्को जो है ना इसको डांस नहीं करने देता, राजू इसकी हेल्प कर देता है कि चलो बनाओ अपना करियर। तो इसी तरीके से जो इन्फेचुएशन है ना इसकी तरफ बढ़ जाता है। राजूज मदर डज नॉट अप्रूव द रिलेशनशिप ऑफ रोजी एंड राजू एंड दस सी लीव्स देम। वो छोड़ के चली जाती है, राजू की माँ को पता लगता है। रोजी soon becomes a successful dancer with Raju's marketing tactics. Raju develops a sense of self-importance and tries to control her. Raju gets involved in a case of forgery and gets 2 years sentence. अब ये एक फोर्जरी के केस में फंस जाता है, इसको 2 साल की जेल हो जाती है। After completing the sentence, Raju passes through a village where he is mistaken for a sadhu. उसकी दाढ़ी वाड़ी बच गई, लोगों ने साधु समझ लिया। Reluctantly, as he does not want to return to Malgudi, he stays in an abandoned temple, और एक सुनसान जगह है, वहां एक मंदिर है, वहां ये रुक जाता है। There is a famine in the village. गांव में अकाल पड़ा हुआ था। राजू is expected to keep a fast in order to make it rain. बारिश होने के लिए लोग कहते हैं कि आप व्रत कर लो, तो वो कर लेता है बेचारा। राजू confesses the entire truth about his past to Velan, who mistakes राजू as a साधु। और ये पूरी की पूरा सच जो है ना वेलान नाम के व्यक्ति को बताता है, जो इसको साधु समझ लेता है। मीडिया पब्लिसाइजेज इज फास्ट एंड ऑल्टर फास्टिंग्स फॉर सेवरल डेज, है ना। आफ्टर फास्टिंग फॉर सेवरल डेज he goes to the river side one morning as a part of his daily ritual where his legs sag down as he falls that the rain is falling in the hills. The novel ends leaving unanswered the question of whether he died or whether the drought has really ended, कि या तो उसकी डेथ हो गई या वो मतलब जो फेमाइन था वो खत्म हो गया, ड्रॉट जो था खत्म हो गया। इसका इसमें कोई क्वेश्चन नहीं मिलता, तो ये मतलब उस क्वेश्चन का आंसर जो है नहीं करता है, ये नोवेल नहीं बताता है। तो ये कहानी है गाइड के बारे में। अब आपको बेसिकली जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो इसके वर्क्स हैं, है ना। एक तो इम्पोर्टेंट मालगुडी डेज जो है 9 स्टोरीज हैं, एन एस्ट्रोलॉजर डे है 30 स्टोरीज है, अंडर द बनियान ट्रीज और अदर स्टोरीज इन 1985, आ हॉर्स एंड 2 गॉड्स। फिर नॉन फिक्शन में माई डेटलेस डायरी जो इनका ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है। रेलेक्टेंट गुरु माई डेज ऑटोबायोग्राफी है। विंटर नाइटमेयर 1998 ये भी फिक्शन वर्क है। स्वामी एंड फ्रेंड्स बैचलर ऑफ आर्ट्स और द डार्क रूम ये ट्रियोलॉजी है। इंग्लिश टीचर एक अमेरिकन टाइटल है। प्रोटोगोनिस्ट कृष्ण है। मिस्टर संपत प्रिंटर ऑफ मालगुडी। फाइनेंशियल एक्सपर्ट इसका मार्गिया और वेटिंग फॉर महात्मा पार्टीशन नोवेल है ये। द गाइड की बात हमने कर ली। मैन ईटर ऑफ मालगुडी भस्मासुर के ऊपर बेस्ड है। वेंडर ऑफ स्वीट्स जगन इसका प्रोटोगोनिस्ट है। पेंटर ऑफ साइन और टाइगर फॉर मालगुडी। ये मेजर जितने भी वर्क हैं जो आपके एग्जाम्स में जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना भाई। तो ये पूरी बातें जो हैं तोरू दत्त और आर के नारायण के बारे में हो गई है। ऐसे ही कर करके आपको सारे पॉइंट्स जो है मैं कंप्लीट करवाऊंगा। फिर क्वेश्चंस की बात तो है जो है कि वो होती रहेगी, उसमें तो कोई इतना बड़ा इशू है भी नहीं है, हो जाएगा। अभी एक बार आप पॉइंट्स को एक बार पढ़ें, चीज़ें धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएंगी।
ये था आज का सेशन, बाकी बातें नेक्स्ट सेशन में करते हैं। थैंक यू।